हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th एसएसटी के हिस्ट्री का, जिसने मैं ऑलरेडी शुरू कर दिया था। हमने चैप्टर का नाम था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और ऑलरेडी पहला टॉपिक हमने फ्रेडरिक सार्यू की पेंटिंग और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म या द आइडिया ऑफ नेशन। आप देखोगे यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत हुई फ्रांस से, और फ्रांस से ही वहाँ जो एक नेशन का आइडिया आया वो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। फ्रांस में पहली जो राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में 1789 में सामने आई। दूसरा पॉइंट है, फ्रांस वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। 1789 में क्रांति होने से पहले फ्रांस एक निरंकुश सम्राट के हाथों में था। मतलब जब तक क्रांति नहीं हुई थी, जब तक वहाँ रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, और रेवोल्यूशन होने से पहले फ्रांस की पूरी बागडोर एक निरंकुश राजा के हाथ में थी। और वो निरंकुश राजा कौन था? लुई 16। आगे देखते हैं, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो वहाँ पर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण, लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजन। मतलब वो जो फ्रांस की संप्रभुता थी, जो पावर थी, अब वो पावर वहाँ के मोनार्क से लेकर के किसे दे दी गई? वहाँ के सिटीजन को दे दी गई। अगला पॉइंट है, द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल वुड कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। मतलब ये क्रांति ने ये तय कर दिया कि अब लोग, वहाँ के फ्रांस के लोग ही अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे और उसकी नियति तय करेंगे, या उसके जो नियति यानी उसका जो भाग्य होगा या उस देश का जो भविष्य होगा वो वहाँ के लोग ही करेंगे। ठीक है, मतलब फ्रांस में जब क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति से ही वहाँ पर नेशनलिज्म का विकास हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आइडिया ऑफ नेशन, एक राष्ट्र की आइडिया कैसे आया। जब फ्रांस में क्रांति हुई, लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहाँ की राजशाही व्यवस्था के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, और 1789 में वहाँ क्रांति भी हुई, और क्रांति के माध्यम से जो वहाँ का राजा था लुई 16, उसे हटाया गया। लुई 16 को हटाने के बाद बहुत सारे सुधार किए गए, वहाँ पावर लोगों को दे दी गई, लोगों को अधिकार दिए गए, लोगों को संगठन बनाने की पावर दी गई, लोगों को सम्मान दिया गया। ये सारे जो स्टेप्स लिए गए, यही तो नेशनलिज्म का विकास किया। वहाँ पर लोगों में अपनेपन की भावना जागृत किया, क्योंकि राजा के समय लोगों को अधिकार ही नहीं थे। जब लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे, लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा, लोगों को प्रशासन में भागीदारी नहीं होगी, तो लोग उस देश को अपना देश कैसे मानेंगे? तो जब फ्रांस में क्रांति हुई, क्रांति के बाद वहाँ का राजा लुई 16 को जब हटाया गया, तब धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे बदलाव किए गए। बदलाव करके लोगों को अधिकार दिए गए, लोगों को सम्मान दिया गया, इक्वलिटी दी गई, प्रशासन में भागीदारी दी गई। जब लोगों को देश को चलाने में शामिल किया जाने लगा तो लोग अपने देश के प्रति इमोशनली कनेक्ट होने लगे, और यही नेशनलिज्म का विकास हुआ वहाँ पर। तो ये नेशनलिज्म का विकास करने के लिए क्या क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए वो देखेंगे। पहला पॉइंट है, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी introduced various practices to create a sense of collective identity among the French people। जो वहाँ के फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया जिससे उन लोगों में, फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव, एक सामूहिक पहचान की भावना आए। तभी तो वो एक सामूहिक पहचान की भावना आएगी, तभी तो एक राष्ट्र के रूप में कलेक्ट होंगे। दूसरा है, द आइडिया ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड, द आइडिया ऑफ ले सिटिजन द सिटीजन एम्फेसाइज अस ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स। साथ ही साथ वहाँ पर दो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए, एक ला पैट्री और एक ले सिटिजन। ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड, मतलब अब ये जो ज़मीन है ये पूरे फादरलैंड होगा, हमारे खुद का ज़मीन होगा। और वहाँ पर रहने वाले लोग को क्या कहा गया? ले सिटिजन, वहाँ के नागरिक कहा गया।
साथ ही साथ उन्हें इक्वल राइट्स भी दिए गए। अब बताइए, जहाँ पर लोगों को उस ज़मीन के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है, वहाँ के नागरिक कहा जा रहा है और उन्हें इक्वल राइट्स दिया जा रहा है, तो उस क्षेत्र से, उस ज़मीन से, वहाँ के लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे ना। जब ये स्टेप उठाए गए तो लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का भावना आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और यही नेशनलिज्म है। आगे देखते हैं। अ न्यू फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। मतलब जो पहले वहाँ का रॉयल फ्लैग था, तिरंगा था, वहाँ उस फ्लैग को हटाया गया और एक ट्राई कलर तिरंगा वाला एक नया झंडा वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। वहाँ पर जो स्टेट जनरल का इलेक्शन हुआ था, पहले क्या था कि राजा लुई 16 जो भी डिसीजन लेना था वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता था और मनमानी तरीके से, एक तरफा तरीके से डिसीजन ले लिया जाता था। लेकिन अब उस स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और उस नेशनल असेंबली में जो भी लोग इलेक्ट होंगे वो किसके द्वारा होंगे? वहाँ के सिटीजन के द्वारा होंगे, वहाँ के लोग उसको इलेक्ट करेंगे। 5वां पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विथ यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन। साथ ही साथ वहाँ पर एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ सभी सिटीजन के लिए, सभी लोगों के लिए एक समान कानून ला दिए गए। अब जब ऐसे ही स्टेप्स आप उठाओगे, सबके लिए इक्वल राइट्स दे दिए गए, सबको वहाँ की नेशनल असेंबली को चुनने के अधिकार दे दिए गए, वोट देने की पावर दे दिए, सबको एक समान यूनिफॉर्म लॉ के अंतर्गत शामिल कर लिए, तो सब एक यूनिफॉर्मिटी में आ गए। तो यही यूनिफॉर्मिटी तो देश को एक करने में मदद करता है और यही सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को जारी करता है, जागृत करता है और लोग राष्ट्र के प्रति इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये सारे स्टेप्स उठाए गए थे वहाँ पर राष्ट्रवाद यानी एक नेशनलिज्म के आइडिया को इमर्ज करने के लिए, जागृत करने के लिए। इसके अलावा इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबोलिश। जो बहुत सारे कस्टम्स थे, कस्टम्स का मतलब टैक्स, जैसे अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेड करते हो तो दूसरा राज्य जहाँ पर आप ट्रेड करना चाह रहे हो वो टैक्स लगा देता है आपके सामान पर। ऐसे ही फ्रांस में हो रहा था। अब फ्रांस जब अब यूनाइट होने लगा तो जो इंटरनल जितने भी टैक्सेस थे, जितने भी ड्यूटीज़ थे, उन्हें समाप्त कर दिया। अगला है 7वां, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड द फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस थे उसे डिस्करेज किया गया, उसे थोड़ा दबाया गया और फ्रांस में फ्रेंच भाषा को पूरे देश की भाषा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। 8वां पॉइंट है न्यू हाइन्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मार्टर्स रिमेंबर इन द नेम ऑफ द नेशन। मतलब राष्ट्र के नाम पर बहुत सारे हाइन्स रचे गए, साथ ही साथ वहाँ के शहीदों को भी रिमेंबर किया जाने लगा, उनको सम्मान दिया जाने लगा। तो अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे नेशन की आइडिया आया, इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी देख लिया है कि आप इस टॉपिक में क्या क्या ध्यान रखोगे कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई और क्रांति के माध्यम से वहाँ की जो एब्सोल्यूट पावर था, मोनार्क था, उससे पावर को ले लिया गया और बहुत सारे ऐसे लोगों के द्वारा स्टेप्स उठाए गए जो लोगों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में विकसित किया, आइडेंटिटी के रूप में लोगों को जोड़ा। जैसे जो वहाँ की लोकल बोलियाँ थी उसे हटा करके एक कॉमन लैंग्वेज कर दिया गया। तो जब सभी लोग एक भाषा बोलेंगे तो सब में अपनेपन की भावना आएगी ना, यही तो नेशनलिज्म को जागृत करेगा। इसके अलावा जो इंटरनल ड्यूटीज़ थे उसे समाप्त कर दिए गए, वहाँ के जो शहीद थे, जिन्हें मार्टर्स थे, उन्हें रिमेंबर किया जाने लगा, उन्हें सम्मान दिया जाने लगा। ये सारे स्टेप्स उठाए गए थे। तो ये टॉपिक हमने थियोरेटिकल रूप से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम आपके सामने ला रहे हैं, 2020 में आया था ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा रिवोल्यूशन था जिसे राष्ट्रवाद की पहला अभिव्यक्ति माना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति यानी पहली बार शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस में हुई थी। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आप देखोगे जब फ्रांस में वहाँ रिवोल्यूशन होगा, वहाँ के जो एब्सोल्यूट मोनार्क था लुई 16 उसे हटाया गया, तो आप देखोगे वहाँ के लोगों को अधिकार दिया गया। अब बताओ फ्रांस के बगल में यदि जर्मनी है, जर्मनी में अभी मोनार्क चल रहा है, वहाँ
पावर का मिसयूज हो रहा है। अब वो देखेंगे कि फ्रांस में नेशनलिज्म का विकास हो रहा है, लोगों को अधिकार मिलेंगे, तो फ्रांस से ये जो रिवोल्यूशन है ये धीरे धीरे फैलने लगेगा यूरोप में। तो अब यहीं पर एक कहावत बहुत ही सटीक फिट बैठती है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो फ्रांस एक खरबूजा था और उसी खरबूजे को जब देखा लोगों ने कि उसे राइट्स मिल रहे हैं, तो और भी खरबूजे अपना प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन शुरू हो जाएंगे। इसी में ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, उसका एक फेमस स्टेटमेंट है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मतलब यूरोप में जो भी कुछ बदलाव हो रहे हैं वो सारे बदलाव शुरू हो रहे हैं यूरोप में फ्रांस से, और वो सारे बदलाव यूरोप के और भी देशों में फैलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वापस लौटते हैं प्रश्न का, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रांस में ही पहला नेशनलिज्म का पहला एक्सप्रेशन फील किया गया था। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न 2025 में पूछा गया था। प्रश्न है, हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब फ्रांस की क्रांति ने कैसे नेशनलिज्म की स्पिरिट, आत्मा को फैलाया। तो अभी तो हमने देखा कि फ्रांस में वहाँ के राजा को हटा दिया गया, इक्वल राइट्स दिए गए, वहाँ सभी जितने भी रीजनल लैंग्वेज थे उन्हें हटा करके फ्रेंच भाषा को नेशनल भाषा घोषित कर दिया गया, लोगों को पावर दिया गया और उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। ये सारे स्टेप्स ही तो होते, यही तो स्प्रेड किया नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में। देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स, वही सारे पॉइंट्स इसमें आप लिखना है। क्या पहला पॉइंट लिखोगे, द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। दूसरा पॉइंट लिखोगे, फ्रांस वाज फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। मतलब 1789 में रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंतर्गत काम कर रहा था। द आइडिया ऑफ ला पैट्री वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, ले सिटियोन जैसे आइडिया इंट्रोड्यूस किए गए, लोगों को वहाँ की ज़मीन से जोड़ा गया, वहाँ इमोशनली कनेक्ट किया गया, फिर लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए, साथ ही साथ नया फ्लैग जो ट्राई कलर था उसे इंट्रोड्यूस किया गया, और जो फार्मर फ्लैग था उसे हटा दिया गया। ये सारे स्टेप ही तो थे जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को फैला रहे थे। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया गया, स्टेट जनरल को इलेक्टेड बॉडी के रूप में बना दिया गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। साथ ही साथ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया एवं यूनिफॉर्म ला, एक सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लाए गए। इंटरनल जो कस्टम और ड्यूटी थे उसे हटा दिया गया। यही सारे स्टेप्स थे जो फ्रांस से नेशनलिज्म का अन्य देशों में स्पिरिट को फैलाया, जागृत किया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, वेट एंड मेजर्स के बहुत सारे स्टेप्स एडप्ट किए गए, मार्टर्स और शहीदों को रिमेंबर किया गया, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को वहाँ की नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। जैकोबिन क्लब्स बना, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो फ्रांस में क्रांति होने के बाद, और क्रांति करने वाले कौन थे, फ्रांस में तीसरे स्टेट्स के लोग थे जो आम जनता थे। तो आम जनता को ही मिलाकर के एक वहाँ फेमस क्लब बना जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। इसने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बड़ी भूमिका निभाई और नेशनलिज्म के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास इन यूरोप सेट अ क्लब इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच मॉडल स्प्रेडिंग रिवोल्यूशनरी एंड नेशनलिस्टिक आइडियाज़। तो इस प्रश्न में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा एक प्रश्न 2025 में भी पूछा गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही डिस्क्राइब द स्टेप टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी टू क्रिएट सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड बिलोंगिंग्स। सेम प्रश्न वही हैं, वही सारे 5 हमने टॉपिक पॉइंट्स तो बहुत सारे दिए हैं आपको 5, 6, 7 पॉइंट्स ही ध्यान रखने हैं। सारा पॉइंट्स ध्यान रखोगे तो भूल जाओगे सभी। 5, 6 पॉइंट्स आप ध्यान रख लेना, वही पॉइंट्स आपके लिए पूरे मार्क्स दिलाने में पर्याप्त होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन और द आइडिया ऑफ नेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर हम मानते हैं, और इसको नोट्स भी बनाइएगा और बार बार रिवाइज करिएगा। जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।